तो हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के तरफ। और इस पूरे कहानी में अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक ना, वो क्या पढ़ा था? वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आपका क्या कहता था कि, अच्छा, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से भी पहले क्या पढ़े थे? किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या कहता था भाई कि कोई भी सब्सटेंस जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर है वो उतना ही अच्छा इमीटर भी होगा। और वहां से हम लोगों ने देखा था क्या, कि जो ई था ये प्रोपोर्शनल किसके था? ए के। इमिसिव पावर एब्जॉर्प्टिव पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम लोगों ने क्या बोला था? किरचॉफ्स लॉ। तो हम लोगों ने क्या बोला था? किरचॉफ्स लॉ। अब बात समझ में आ रही थी क्या, कि किरचॉफ लॉ से ये बात पता चला कि जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर है वही उतना अच्छा इमीटर भी है। और जो 100% लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उस कहानी को हम लोगों ने ब्लैक बॉडी की कहानी के नाम से आगे पढ़ाया था, और पूरे ब्लैक बॉडी के कॉन्सेप्ट को हमने जाना था। ब्लैक बॉडी के बारे में आपको ये बताया था कि एक ऐसा बॉडी जो अपने ऊपर में पड़ने वाले लाइट सोर्स के 100% का करीब करीब एब्जॉर्प्शन कर लेता है, ऐसे बॉडी को हम लोग क्या बोलते थे? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी था जो करीब करीब अपने ऊपर में पड़ने वाले 100% लाइट रेज को या हीट रेडिएशन को क्या करता था? एब्जॉर्ब कर लेता था। और ऐसे बॉडी को जो है तो हम लोग क्या बोले थे? ब्लैक बॉडी। कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं ब्लैक बॉडी एक बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बर है। तो निश्चित रूप से जो है तो ब्लैक बॉडी एक बहुत ही अच्छा इमीटर भी होगा। ब्लैक बॉडी के बारे में हम लोग बात किए थे क्या, कि ये जो है तो कैसा है? तो ये एक ऑलमोस्ट आइडियल एब्जॉर्बर है। ये क्या है? ऑलमोस्ट एक आइडियल एब्जॉर्बर है, जो कि 100% लाइट रेज को या हीट रेडिएशन को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर दे रहा है। इसका मतलब निश्चित ही रूप से किरचॉफ के लॉ के अकॉर्डिंग ये अगर बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है तो इसको एक बहुत अच्छा इमीटर भी होना चाहिए। हम लोग ब्लैक बॉडी का एग्जाम्पल जो लेके चले थे, वो एग्जाम्पल क्या लेके चले थे? सन और स्टार। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सन और स्टार बहुत अच्छा इमीटर है, इस बात को हम लोग प्रैक्टिकली फील कर सकते हैं कि सन से लाइट रेडिएशन, हीट रेडिएशन हम तक पहुंचती है, हमको सन के गर्मी का एहसास होता है। अब इस पूरी कहानी में हम लोग पढ़े थे क्या, कि अगर बहुत अच्छा इमीटर है तो एक ही टाइम पर कोई भी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशन खुद से क्या करते हैं? इमिट करते हैं। मतलब अगर सन है तो सन से निकलने वाला जो हीट रेडिएशन है वो सारे इक्विवेलेंट रेडिएशन नहीं है, सारे अलग अलग रेडिएशन है। आप नाम सुने होइएगा, अल्ट्रा वायलेट रे अलग तरह का है, इंफ्रारेड अलग तरह का है। हम लोग सन से आने वाले लाइट रेज में व्हाइट लाइट पढ़ते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर है। इस कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर में सातों कलर का वेवलेंथ क्या है? अलग अलग है। सारे कहाँ से निकल रहे हैं? सन से। इसका मतलब कि जो सन से निकलने वाला हीट रेडिएशन है वो कहीं ना कहीं आइडेंटिकल नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का है। और इसी कहानी को बढ़ाया था किसने? वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ने। जो वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहा था, कि किसी भी सब्सटेंस से जो निकलने वाला हीट रेडिएशन है वो नंबर ऑफ रेडिएशन जो होता है ये कहीं ना कहीं वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। और इस कहानी में अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर रखें लैम्डा वेवलेंथ को, और यहाँ पर अगर हम लोग रखें नंबर ऑफ रेडिएशन को, तो नंबर ऑफ रेडिएशन को, तो इसमें ये बात पता किया गया था क्या, कि कम वेवलेंथ वाला नंबर ऑफ रेज कम होता है, मॉडरेट वाला अधिक होता है, और अधिक वाला भी क्या होता है? कम होता है। अगर आप इधर वाले रीजन में देख लें तो वेवलेंथ देखो, यहाँ वाले रीजन में देख लो कि जो वेवलेंथ होगा ये बहुत छोटा वेवलेंथ है, इधर 0 के आसपास का। अगर इधर वाला वेवलेंथ का बात करें तो ये वेवलेंथ क्या है? हाइयर रीजन है, अधिक वाला रीजन है। और बीच में एक रीजन है जो मॉडरेट वेवलेंथ है। तो कहा क्या, कि किसी भी सोर्स से जो हीट रेडिएशन आ रही है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ का हीट रेडिएशन आएगा, डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन का वेव आएगा, लेकिन उसमें से बहुत कम वेवलेंथ वाले जो नंबर ऑफ वेव होंगे वो बहुत ही
कम होंगे। बहुत अधिक वाले जो होंगे वो भी क्या होंगे, कम होंगे। लेकिन बीच बीच वाले जो होंगे वो क्या होंगे, नंबर में अधिक होगी। और एक पार्टिकुलर कलर का जो रेडिएशन है, एक पार्टिकुलर वेवलेंथ का जो रेडिएशन है, वो सबसे मैक्सिमम आएगा, जिस टर्म को हम लोगों ने क्या बोला था, लैम्डा मैक्स। देखो यहाँ पर जो है इस पार्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा का जो है, तो नंबर ऑफ रेज सबसे अधिक इंसिडेंट हो रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोले थे, लैम्डा मैक्स बोले। लैम्डा मैक्स का मतलब ये नहीं कि वेवलेंथ मैक्सिमम है। लैम्डा मैक्सिमम होने का मतलब, लैम्डा मैक्स का मतलब मैं आपको कल भी बताया था कि लैम्डा मैक्स का मतलब होता है क्या, कि नंबर ऑफ रेडिएशन, नंबर ऑफ रेडिएशन इमिटेड, नंबर ऑफ रेडिएशन इमिटेड ऑफ अ पार्टिकुलर वेवलेंथ, ऑफ अ पार्टिकुलर वेवलेंथ, किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ का जो है, पार्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा इज मैक्सिमम। नंबर ऑफ वेवलेंथ मैक्सिमम है, ये देखिए, ये दिखा रहा है क्या, नंबर ऑफ वेवलेंथ को, नंबर ऑफ रेडिएशन को। कहने का मतलब कि लैम्डा वेवलेंथ वाला जो रेडिएशन है वो सबसे अधिक इमिट हो रहा है, जिसे हम लोग क्या बोले थे, जिसे हम लोग क्या बोले थे, लैम्डा मैक्स बोले। अब वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में इसी बात को आगे बढ़ाया क्या, तो इसी बात में वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ने एक स्टेटमेंट आगे बढ़ाया था क्या, कि कहा था क्या, कि इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर क्या करें कि टेम्परेचर को क्या करें हम लोग, इंक्रीज कर दें, देन द लैम्डा मैक्स गेट्स शॉर्टर वैल्यू, गेट्स शॉर्टर वैल्यू। जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को बढ़ाने लगेंगे, तो लैम्डा मैक्स क्या करेगा, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। और इस चीज को मैंने ऑब्जर्वेशन से आपको पिछले दिन डिस्कस किया था, कि ऑब्जर्वेशन से अगर मान लो कि यहाँ हम लोग नंबर ऑफ रेडिएशन का बात करें, और यहाँ हम लोग वेवलेंथ लैम्डा का बात करें, लैम्डा, और इस पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ रेडिएशन का। तो नंबर ऑफ रेडिएशन का अगर बात किया जाएगा, तो आपको क्या बोला गया, कि जब जब मान लो कि टेम्परेचर था T1, तो लैम्डा मैक्स का वैल्यू जो था उस समय में, इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, लैम्डा वन। इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, लैम्डा वन। अब मान लो कि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो ये लैम्डा वन का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। तो टेम्परेचर को अगर हम लोग मान लो कि ये T1 टेम्परेचर पे ये बात थी, तो अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा देते हैं, तो जो T2 टेम्परेचर पर कहानी होगी, ये कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। देखिए कि टेम्परेचर को बढ़ा करके किए T2, तो लैम्डा वन जो है सो और छोटा होके बन गया क्या, लैम्डा टू। और ये कहानी कब की चल रही है, टेम्परेचर T2। फिर हम क्या किए, और टेम्परेचर को बढ़ाए, और लैम्डा छोटा होता जाएगा। धीरे धीरे जब बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर पे चल जाएंगे, तो लैम्डा क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर बदलने से एक पार्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन क्या होता है, बदलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे कोई ये सब्सटेंस है, और ये सब्सटेंस जो है मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो अलग वेवलेंथ का रेडिएशन सबसे अधिक रेडिएट करेगा। 200 डिग्री कर देंगे और छोटा हो जाएगा, वेवलेंथ अधिक रेडिएट होने वाला। 300 कर देंगे और छोटा हो जाएगा। तो जैसे जैसे इस बॉडी का हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशन एक पार्टिकुलर वेवलेंथ वाला है, वो भी क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। और यहाँ से हम लोग देखे थे क्या, कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रही है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रही है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या, कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा मैक्स के। इसका मतलब कि अगर हम लोग T इक्वल टू लिखेंगे, तो T इक्वल टू लिखेंगे एक कांस्टेंट B, और इंटू 1 अपॉन कितना, लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स को इधर ले आओगे, तो T टाइम्स लैम्डा मैक्स का जो वैल्यू हो जाएगा, ये किसके बराबर में हो जाएगा, B के बराबर में। और इस B को ही हम लोग क्या बोले थे, इस B को हम लोग क्या बोले थे, B को बोले थे ये जो है वाइन्स कांस्टेंट, वेयर B जो है, B क्या है, इज वाइन्स कांस्टेंट। इस B को क्या बोले थे, वाइन्स कांस्टेंट। और विच इज डिफरेंट फॉर, विच इज
डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडी, अलग अलग बॉडीज के लिए इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या था, अलग अलग होता था। और अगर बात करेंगे कि फॉर ब्लैक बॉडी, तो अगर बात करेंगे कि फॉर ब्लैक बॉडी, अगर बात करेंगे किसके लिए, फॉर ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी के लिए, तो ब्लैक बॉडी के लिए जो है बी का वैल्यू आपको कितना दिया था, 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। ये बातें हम लोग पिछले दिन तक डिस्कस किए। अब यहां से आप देखो कि सन है, स्टार है, या जो मैक्सिमम हेवनली बॉडीज है उसको हम लोग ब्लैक बॉडी के जैसा ही कंसीडर करते हैं। और ब्लैक बॉडी के लिए बी का वैल्यू कितना है, 2.898 इंटू 10⁻³ तो हमारे अर्थ से या किसी भी प्लैनेट से जो हीटेड बॉडी हमको दिख रहा है उसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ बैठे बैठे टेम्परेचर एस्टिमेट कर लेते हैं। क्या, कि सन का टेम्परेचर इतना होगा, उस स्टार का टेम्परेचर इतना होगा, फलाना बृहस्पति ग्रह है, यूरेनस है, नेपच्यून है, सबका क्या होगा, इतना टेम्परेचर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो वहां जा करके हम लोग क्या करते हैं कि उसका टेम्परेचर मेजर नहीं करते हैं। ये मेजर कैसे करते हैं, तो वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉस, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉस से कैसे मेजर करते हैं भाई। तो अभी हम लोग देखे हैं क्या कि हमारे पास जो टर्म है लैम्डा मैक्स इंटू टी इक्वल टू कितना, बी, और इस बी का वैल्यू कितना होता है 2.898 इंटू 10⁻³ केल्विन मीटर या मीटर केल्विन के बराबर में। अब तुम जरा सा ध्यान से देखना कि इस कहानी में अगर लैम्डा मैक्स इंटू टी इक्वल टू हमारे पास है 2.898 इंटू 10⁻³ तो इस दोनों में से अगर कोई एक पता चल जाए तो हम दूसरा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तो टेम्परेचर तो हमको निकालना है ही टारगेट, कि सन का टेम्परेचर कितना है। तो ये बताओ कि सन से रेडिएशन अर्थ तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, पहुंचती है। तो सन से आने वाले रेडिएशन के सैंपल को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन हम तक पहुंचेगी, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा रेडिएशन कौन आ रहा है, उस रेडिएशन का वेवलेंथ हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो जैसे हम तक जो पहुंचती है वो व्हाइट लाइट पहुंचती, और व्हाइट लाइट का जो है सो अगर हमको लैम्डा का वैल्यू पता चल जाए तो इस लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो टेम्परेचर लगभग लगभग निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन ये वैल्यू क्या होगी, अप्रॉक्स वैल्यू होगी। क्यों, कि पिछले दिन मैं आपको बताया था क्या कि भाई किसी भी रेडिएशन का, किसी भी वेव का जो वेवलेंथ होता है, इसको याद रखना है, ये 12th में भी तुमको काम आएगा। सीधे सीधे जो लैम्डा वेवलेंथ होता है ये डिपेंड करता है किस चीज पे, डिपेंड्स ऑन मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम बदलेगी तो लैम्डा भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। बात समझ में आ रहा है। और एक टर्म आता है क्या वेव के टर्म में, फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है किस पे, तो डिपेंड्स ऑन सोर्स। ये फ्रीक्वेंसी किस चीज पे डिपेंड करता है, सोर्स पे। सोर्स बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो कि अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो हम लोग लाइट वेव के थ्रू इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं। कि आपको याद रखना है कि लैम्डा कब बदलेगा, जब मीडियम बदलेगा, और फ्रीक्वेंसी कब बदलेगा, जब सोर्स बदलेगा। आपको सर्कुलर मोशन में ये बात मैंने पढ़ाया है कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो यूनिट टाइम में कितना ऑसिलेशन कंप्लीट किया गया वो होता है, कि 1 सेकेंड में कोई भी वेव कितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीट किया है। अब अगर इस चीज को निकालना है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हम लोग पीछे क्या निकाले थे, 1/टाइम पीरियड के बराबर में, ठीक ना, 1/टाइम पीरियड के बराबर में। अब जरा सा देखो कि इस चीज को हम लोग ऑब्जर्वेशन से कैसे सीखते हैं। तो हम लोग अभी तक ये बात जानते हैं क्या कि जब भी लाइट रेज किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मान लो थोड़ा देर के लिए क्या कि इधर जो है वो है क्या, एयर, और इधर जो है ये है क्या आपका, मान लीजिए क्या, वाटर। वाटर में लाइट का स्पीड आप जानते होइएगा कि v2 बोल देते हैं, ये कितना होता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। और जो एयर में लाइट का स्पीड होता है v1, ये होता है कितना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर। कितनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं। अब मान लो कि अगर हम यहाँ से क्या करें कि कोई टॉर्च जलाएं, अगर हम यहाँ से कोई सा टॉर्च जलाएं तो टॉर्च जलाएंगे तो इस सरफेस पे लाइट पड़ेगा,
लाइट पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और इस नॉर्मल के तरफ देखो एयर से वाटर में आ रहा है, मतलब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट आती है तो ये टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करती है, कुछ ऐसे बेंड कर जाएगी, कुछ ऐसे क्या हो जाएगी, ये बेंड कर जाएगी। ये कहानी पढ़े हुए हैं। बेंड क्यों होता है? तो सरफेस पे अचानक से लाइट का स्पीड क्या हो जाता है, चेंज। अब जब चेंज हो जाता है भाई तो ये बेंड करेगा। अब बेंड करेगा तो एक बात बताओ कि इस दोनों के लिए जो सोर्स है वो सोर्स कैसा है, सेम है। जो लाइट यहाँ से आया है वही लाइट पानी के अंदर भी गया है, मतलब जिस टॉर्च से ये लाइट निकला होगा उसी टॉर्च का लाइट जो है सो नीचे भी है। मतलब दोनों ही मीडियम के लिए, चाहे एयर का बात करें चाहे वाटर का बात करें, जो सोर्स है वो कैसा है, सेम। और सोर्स सेम है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, और फ्रीक्वेंसी सेम है इसका मतलब टाइम भी कितना लगेगा, टाइम पीरियड भी क्या होगा, सेम। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि यहां से जब बात को आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग देखेंगे क्या कि सोर्स फॉर बोथ मीडियम, दोनों मीडियम के लिए, जो दोनों मीडियम के लिए सोर्स है इज सेम। दोनों मीडियम के लिए जो सोर्स है वो कैसा है, सेम है। कौन कौन सा मीडियम, एयर और वाटर के लिए। अब जब भाई साहब सोर्स सेम है इसका मतलब दैट इज फ्रीक्वेंसी जो होगा वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा। और फ्रीक्वेंसी सेम है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, इसका मतलब कि टाइम पीरियड भी जो दोनों के लिए होगा ये भी क्या होगा। इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो कि अगर हम लोग यहाँ से मीडियम का बात कर रहे हैं और इस मीडियम में हम लोग देख रहे हैं क्या कि ऊपर में जो है सो एयर है, ऊपर में जो है सो एयर है और नीचे में जो है सो ये मीडियम क्या है, वाटर है। अगर हम लोग अब यहाँ पर इस लाइट को हम लोग रे के रूप में नहीं दिखाए, मान ले कि एयर में जो चलने वाला वेव है वो कुछ ऐसा चल रहा है, ठीक ना। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया। अब इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लेते हैं, λ1। इस डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं, λ1। और इसको एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में टाइम कितना लगेगा, t। दूसरे मीडियम के लिए अगर हम वाटर के लिए बात करें तो वाटर में स्पीड कम है, स्पीड कम है। मान लो कि ये वेव चल रही है तो ये जो इसकी वेवलेंथ है इसको अगर हम लोग मान लेते हैं λ2, तो इसको भी टाइम कितना लगा है, सेम। क्योंकि जो लाइट एयर में है वही लाइट वाटर में भी है, और दोनों के लिए टाइम पीरियड क्या होगा, लेकिन वेवलेंथ अलग अलग मैंने माना है, λ1 और λ2। अब देखो कि अगर हमको यहाँ स्पीड लिखनी है, तो अगर स्पीड लिखनी है तो एयर में मैंने स्पीड मानी है v1, और v1 इक्वल टू क्या लिखोगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखोगे। ध्यान से देखना कि अगर v1 लिखेंगे तो डिस्टेंस ये कितना ट्रैवल किया है, λ1, कितने टाइम में, तो λ1 अपॉन कितना लिखेंगे। अगर यहाँ पर v2 लिखना है तो कितना लिखेंगे, λ2 अपॉन। जरा सा अब इस दोनों को ऑब्जर्व करो कि एयर में v1 का वैल्यू 3 × 10⁸ है और वाटर में यही वैल्यू 2 × 10⁸ है। दोनों डिफरेंट है, टाइम दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब निश्चित रूप से लैम्डा भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। तब ना, अब सुनिए कि v1 और v2 अलग अलग है, दोनों का रिजल्ट अलग अलग है। ये v1 का वैल्यू है कितना, ध्यान देना, v1 का वैल्यू है कितना, 3 × 10⁸ इक्वल टू λ1/t। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से अगर λ1 लिखेंगे तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ और t इधर आएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर यहाँ पर लिखोगे v2 तो v2 है कितना, 2 × 10⁸ इक्वल टू λ2 कितना, t को इधर आओगे तो λ2 इक्वल टू कितना आएगा, 2 × 10⁸ इंटू कितना। देखो तो क्या दोनों सेम वैल्यू है λ1 और λ2 का, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू क्यों है भाई, क्योंकि मीडियम बदल गई। तो जब भी मीडियम बदलेगा तो लाइट का वेवलेंथ भी क्या होगा, आप देखिए कि स्पीड पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है वेवलेंथ, कि जितना अधिक स्पीड है वेवलेंथ भी उतना अधिक, और जितना कम स्पीड है वेवलेंथ भी उतना कम। तो अब देखो कि हम लोग के पास दो तरह का मीडियम का अगर हम लोग जिक्र करें, एक मीडियम का जिक्र करें एयर का और एक मीडियम का जिक्र करें किस चीज का, वैक्यूम का। तो वैक्यूम में आप पढ़े होइएगा कितना, ये होता है 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एयर में यही चीज आप पढ़े होइएगा
2.98 इंटू 10⁻, 2.98 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तुम ऐसे पढ़े हुए होगे, इसमें 3 लाख मीटर पर सेकेंड और इसमें पढ़े हुए होगे 298 मीटर पर सेकेंड, पढ़े हुए ना। अब देखो कि इस दोनों स्पीड में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। मतलब अगर लाइट वैक्यूम से एयर में आएगा तो वेवलेंथ में भी बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होगा, लेकिन स्लाइट सा अंतर तो होगा। क्यों कि सनलाइट अगर चली है तो शुरू में सनलाइट कहाँ ट्रेवल की है, वैक्यूम में, और वैक्यूम से अचानक से हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, एयर में एंटर करेगी, तो स्पीड चेंज होगा कि नहीं होगा। स्पीड चेंज होगा तो वेवलेंथ चेंज होगा कि नहीं होगा। कितना चेंज होगा, बहुत कम। क्यों कि यहाँ पर स्पीड भी कितना चेंज हुआ है, बहुत कम चेंज हुआ है, जिसको हम लोग लगभग लगभग सेम मान के चलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली सेम होता नहीं है। यहाँ पर भी आप देखिए कि एयर से वाटर में आया तो स्पीड में बहुत ज्यादा का चेंज हुआ, 1.5 गुना का। तो वेवलेंथ में भी कितना का चेंज हो गया, 1.5 गुना का चेंज हो गया। ये 2 है और ये 3 है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखना यहाँ से कि ये चीजें जो है, तो यहाँ स्लाइट चेंज हुआ है, इसका मतलब अगर सन से कोई रेडिएशन आ रहा है हम तक, तो वो कुछ देर वैक्यूम में ट्रेवल किया है, फिर हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर किया है, स्पीड में स्लाइट चेंज आएगी। तो यहाँ जो बैठ के हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, उस वेवलेंथ में भी थोड़ी ना थोड़ी एरर आएगी कि नहीं आएगी। उस एरर को डाल करके अगर हम इस फॉर्मूला में टेम्परेचर निकालेंगे, तो टेम्परेचर में भी थोड़ी एयर आएगी कि नहीं आएगी, आएगी। अब जब थोड़ी सी एयर आएगी तो इसी एरर के कारण हम लोग कभी भी एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बता पाते हैं। पैरालैक्स मेथड में कभी हम लोग एग्जैक्ट रेडियस नहीं बताते थे, अर्थ का रेडियस लगभग लगभग इतना किलोमीटर है ना, 64,000 किलोमीटर लगभग बोलते थे, एग्जैक्ट नहीं बोलते थे। अब एग्जैक्ट नहीं बोलने का क्या कारण है भाई। तो पहली बात तो है कि अर्थ कंप्लीट स्फेरिकल नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ओरिएंटेशन चेंज है। दूसरी बात है क्या कि हम लोग एंगल जो डिसाइड करते थे, विजुअल एंगल, वो ऑब्जर्वेशन से डिसाइड करते थे। तो उस डिसीजन में हमको थोड़ी ना थोड़ी एरर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो एरर देखो कि स्वाभाविक चीज है, हम लोग जानबूझ के नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक मेजरमेंट में हो जाएगा। आप सोचिए, आपको मैं बार बार शुरुआती दिन से ये एग्जांपल देता हूँ क्या, कि अगर आप सबको बोलूं मैं कि घर से 1-1 मीटर का छड़ी लाना है कल, क्या सबका छड़ी एग्जैक्ट होगा एक जैसा। स्लाइटली किसी का ज्यादा हो सकता है, स्लाइटली किसी का कम हो सकता है, किसी का एग्जैक्ट भी हो सकता है। लेकिन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए तो रिजल्ट कैसा आया, डिफरेंट डिफरेंट आए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक बार हम मेजर करेंगे तो हो सकता है क्या कि अलग चीज आए, अचानक से क्या हो कि एटमॉस्फेयर में बहुत बड़ी चेंजिंग हो जाए, आंधी आ जाए, अब वेवलेंथ पर फर्क पड़ जाएगा, तो थोड़ी बहुत एरर आएगी। और उस एरर के कारण जो कैलकुलेशन लेंगे, तो उस कैलकुलेशन से के कारण ही हम लोग क्या बोलेंगे कि ये टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर है, एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं है, उसको नापने नहीं जाना है। तो फाइनली कंक्लूजन पे जो हम लोग पहुंचेंगे, तो ये कंक्लूजन कहेगा क्या कि अगर टेम्परेचर ऑफ किसी ब्लैक बॉडी का हमको निकालना है, अगर हमको टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी निकालना है, टेम्परेचर ऑफ किसी भी ब्लैक बॉडी का, ब्लैक बॉडी क्या है, तो सन है, स्टार है, बहुत सारे हेवनली बॉडीज हैं, इक्वल टू कितना लिखेंगे, वाइन्स कांस्टेंट अपॉन लैम्डा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या पढ़े थे अभी, लैम्डा मैक्स इंटू टी इक्वल टू क्या पढ़े थे, बी। यह है क्या, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और यहीं से अगर हमको टेम्परेचर निकालना है तो टी इक्वल टू कितना लिखेंगे, बी अपॉन लैम्डा मैक्स। और ये क्या हो जाएगा, किसी भी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर नहीं, अप्रॉक्स टेम्परेचर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, अप्रॉक्स टेम्परेचर किसी भी ब्लैक बॉडी का, टी इक्वल टू हम लोग कितना लिखेंगे, बी अपॉन लैम्डा मैक्स। और ब्लैक बॉडी के लिए अभी बताए थे कि फॉर ब्लैक बॉडी जो है, फॉर ब्लैक बॉडी जो है, ये ब्लैक बॉडी के लिए बी इक्वल टू हम लोग कितना लेते थे, 2.898 इंटू 10⁻³ केल्विन। बातें समझ में आ रही है। अब देखो कि इस कॉन्सेप्ट पर वाइन्स डिस्प्लेसमेंट रूल के कारण ही मैं आपको पिछले दिन भी बताया था क्या, कि अपने पास जितने भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है कॉन्टैक्टलेस, वो कॉन्टैक्टलेस जितना भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है, वो सब कहीं ना कहीं किस पे बेस्ड है, टेम्परेचर के इस वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पर ही। मैं आपको बताया हूं क्या कि वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है भाई, कि हर एक बॉडी जो है तो अपने से रेडिएशन निकालती है, और इस वाइन्स कांस्टेंट का वैल्यू जो है
डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडीज होती। अगर मान लो कि मेरा टेम्परेचर, मैं ह्यूमन बॉडी हूँ, तुम्हारा भी बॉडी वैसा ही होगा, जिस मटेरियल का मेरा बना है उसी मटेरियल का किसी का भी बना हो, तो मटेरियल सेम है अगर ह्यूमन बॉडी का, तो उस सब के लिए वाइन्स कांस्टेंट का वैल्यू जो होगा वो एक फिक्स वैल्यू होगा। और ये कहता है क्या, कौन कहता है, किरचॉफ लॉ और वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, कि दुनिया की हर बॉडीज खुद से होकर के रेडिएशन इमिट करती रहती है। अब रेडिएशन इमिट कर रही है भाई, मेरे बॉडी से बहुत सारा रेडिएशन निकल रहा है, उस रेडिएशन में अगर तुम सामने में देखे हुए होगे कोविड में ऐसे टेम्परेचर मेजर करने वाला गन होता है ना, गन के सामने में क्या होता है, डिटेक्टर लगा हुआ होता है, लेंस लगा हुआ होता है। वो डिटेक्टर लेंस क्या करता है कि हमारे बॉडी से जो रेडिएशन निकला, उस रेडिएशन को उसने डिटेक्ट किया कि इसका वेवलेंथ कितना है। अब ह्यूमन बॉडी का वाइन्स कांस्टेंट फिक्स, ह्यूमन बॉडी का जो वाइन्स कांस्टेंट है ये फिक्स है, ये पता है मशीन को, लैम्बडा इसने डिटेक्ट किया, तुरंत कैलकुलेट करके क्या बता देगा, टेम्परेचर बता देगा। अच्छी बात यह है कि उस डिवाइस में तुम देखना कि अगर बहुत नज़दीक से मेजर करते हैं तो अलग टेम्परेचर आएगा, दूर से मेजर करेंगे तो अलग टेम्परेचर आएगा। क्यों कि जब नज़दीक में है तो वो बहुत अच्छा रेडिएशन को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन हमसे जो रेडिएशन निकली और दूर जाते जाते खत्म हो गई, उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा तो उस केस में ये टेम्परेचर भी कैसा बताएगा, डिफरेंट बताएगा। तो जितना भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है आपका कॉन्टैक्टलेस, वो किस पर काम करता है, वो किस पर काम करता है, वाइन्स डिस्प्लेसमेंट रूल पर। अच्छा, उसी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस से अगर हम चाहें कि दीवार का एग्जैक्ट टेम्परेचर पता कर लें, आप नहीं कर पाइए। क्यों नहीं कर पाइएगा, कि भाई ह्यूमन बॉडी का जो मटेरियल है और दीवार का जो मटेरियल है ये डिफरेंट मटेरियल है, इसके लिए वाइन्स कांस्टेंट अलग होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि दीवार के सामने रखेंगे तो वो टेम्परेचर नहीं बताएगा, लेकिन जो टेम्परेचर बताएगा वो टेम्परेचर गलत टेम्परेचर होगा। क्यों कि ह्यूमन बॉडी का वाइन्स कांस्टेंट लेकर के उसने दीवार का कैलकुलेट कर दिया है, गलत आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है इतनी बात। अब देखो कि ये पूरी कहानी थी पिछले दिन की, जिसको मैं फिर से आज अच्छे से रिवीजन करवाया। कल की कहानी मैं समझाते समझाते लेंदी किया था, आज इसको मैं शॉर्ट में समझाया हूँ और फैक्चुअल बातें किया हूँ कि जो बात थी रियल बातें वो। अब इस ग्राफ से अगर हम लोग बात करेंगे तो कोई भी रेडिएशन है, कोई भी वेव है, कोई भी लाइट है, तो उसका एक टर्म आता है क्या, इंटेंसिटी, वो कितना पावरफुल है। बात समझ में आ रहा है। अगर मान लो कि कोई लाइट जल रही है, फोन है और हम लोग लो ब्राइटनेस पर देख रहे हैं, उससे लाइट निकल रही है लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या है, कम। और जब ब्राइटनेस फुल कर दिए तो वो बहुत चमक दे रहा है, कलर तो चेंज नहीं हुआ है, अपना ही फोटो देख रहे हैं, पहले भी उसी कलर का था, अभी भी उसी कलर का है, लेकिन ब्राइटनेस बढ़ाने से क्या हो जाता है, चमक बढ़ जाती है। तो इंटेंसिटी का मतलब ये है कि कोई भी जो वेव है वो कितना पावरफुल है, कितना ब्राइटेड वेव है, कितना चमकीला वेव। अगर लाइट है, एक छोटा सा 9 वाट का बल्ब जलाए, कम ब्राइटनेस देगा, और अगर एक 100 वाट का वही बल्ब जला दें तो ब्राइटनेस क्या देगा, अधिक देगा। तो कहीं ना कहीं ब्राइटनेस 9 वाट और ये 100 वाट पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो जो कम पावर वाला बल्ब है वो कम चमकीला है, जो अधिक पावर वाला बल्ब है वो क्या है, अधिक चमकीला है। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, आप पावर से ही रखिए। बात समझ में आ रहा है। और यहीं से एक टर्म शुरू होता है क्या, कि जो हम लोग ग्राफ देखे थे वाइन्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का ग्राफ, इस इक्वेशन में आप क्या क्या चीज देखे थे, जरा सा देखिएगा। कि अब यहाँ से मैं छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ, और इस छोटे से ग्राफ में हम लोगों ने क्या देखा था, कि अगर कोई भी सब्सटेंस से रेडिएशन निकल रहा है तो वो कुछ इस तरीके से रेडिएशन निकलता है। बात समझ में आ रहा है। अब इस रेडिएशन में हम लोग क्या देखे थे, कि जो सबसे अधिक वेवलेंथ रेडिएट हो रहा है, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोले थे, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोले थे, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोले थे, लैम्डा मैक्स। बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखना कि कहता है क्या, कि जो इंटेंसिटी है, जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है, ये इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन कैसे दिया जाएगा, तो कहता है क्या कि I इक्वल टू आप क्या करिए, Q/80 कर दीजिए, और यही जो हो जाएगा किसके, आपके रेडिएशन का इंटेंसिटी हो। बात समझ में आ रहा है। मतलब यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में कोई भी सब्सटेंस यदि कम रेडिएशन इमिट कर रहा है तो इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी क्या है, कम। और उतना ही बड़ा बॉडी उतने ही बड़े चीज से अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर इमिट कर रहा है
तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इमिट कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हाई इंटेंसिटी का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर हीट एनर्जी कोई भी बॉडी कम जिस समय में रेडिएट कर रहा है तो वो कम इंटेंसिटी का है, और जब बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो उसका इंटेंसिटी क्या है, कम। मान लो एक लोहे का रॉड है, उसको हम 50 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए, अभी कम गर्म हुआ है, तब गर्म करके उसको हटाएंगे तो उससे हीट वेव निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कमजोर हीट निकलेगा। लेकिन अब उसी को क्या किए, 2000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिए, पूरा लोहा है एकदम लाल लाल की, अब पिघल जाएगा, तब पिघल जाएगा। और अब जो उससे हीट रेडिएशन निकलेगा वो अलग होगा कि नहीं होगा। लोहा तो वही है, सरफेस एरिया वही है, टाइम उतना ही लग रहा है, बस अब हीट रेडिएटेड क्या हो गया, अलग अलग हो। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी बोल। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि यहीं से ये बात कहता है क्या कि इसमें मैं आपको बताया था क्या कि जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, लैम्डा मैक्स। देखो इसी कॉन्सेप्ट पर 2002 में जेई में एक क्वेश्चन पूछ दिया गया, और बहुत हलवा सा क्वेश्चन पूछ दिया गया। क्वेश्चन था क्या, इस क्वेश्चन को देखिए आप। तो क्वेश्चन था क्या कि क्वेश्चन में एक ग्राफ दे दिया गया, ग्राफ दे दिया गया कैसा, एक जगह लैम्डा दिखा दिया, एक जगह नंबर ऑफ रेडिएशन दिखा दिया, और इस नंबर ऑफ रेडिएशन में आपको 3 अलग अलग तरह के ग्राफ दिखा दिए गए। मान लीजिए ये पहला ग्राफ, ये ग्राफ जो है सो ये दूसरा ग्राफ, और एक और ग्राफ आपको दिखा दिया गया, मान लीजिए ये तीसरा ग्राफ। बात समझ में आ रहा है। अब इसका कह दिया क्या कि इस समय में जो इसका टेम्परेचर है वो है कितना, T1 टेम्परेचर, इस समय में जो इसका टेम्परेचर है वो है कितना, T2 टेम्परेचर, और इस समय में जो इसका टेम्परेचर है वो है कितना, T3 टेम्परेचर। कह दिया कि इसका जो वेवलेंथ है ये है कितना, λ1, इसका वेवलेंथ को कुछ अलग मान लिया क्या, λ2, और इसका वेवलेंथ को मान लिया अलग कुछ क्या, इसको बोल दिया क्या कि इसका जो वेवलेंथ है ये वेवलेंथ है कितना, λ3 के बराबर। बात समझ में आ रहा है। अब आपसे ऑप्शन में क्या पूछ दिया, ऑप्शन में कह दिया क्या, ऑप्शन ए कि T1 बड़ा है, T2 छोटा है, T3 सबसे छोटा है। बात समझ में है। ऑप्शन बी इसी तरीके से कह दिया, T2 बड़ा है, T1 छोटा है, T3 सबसे छोटा है। ऑप्शन सी इसी तरीके से उल्टा दिया कि T1 T1 T2 T3। ऑप्शन डी और भी कुछ कर देगा, T3 T1। अब ये 4 ऑप्शन दे दिए, इसी तरह से कुछ ऑप्शन। अब कहा कि कौन सा सही होगा, तो ध्यान से देखो मैंने क्या भराया भाई, कि जिसका वेवलेंथ जितना अधिक उसका टेम्परेचर उतना। आपको लिखवाया है क्या कि बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर लैम्डा गेट्स शॉर्टर वैल्यू। इसका मतलब जिसका सबसे छोटा लैम्डा है, तो इधर से इधर के तरफ जाएंगे तो लैम्डा का वैल्यू बढ़ेगा। तो अपने पास है क्या चीज, अपने पास है क्या चीज कि λ1 सबसे छोटा है, λ2 जो है, λ2 उससे बड़ा है, और λ3 जो है ये क्या है, सबसे बड़ा। तो जिसका वेवलेंथ सबसे बड़ा होगा उसका टेम्परेचर सबसे छोटा होगा। तो सीधे सीधे जिसका सबसे छोटा है, जिसका सबसे बड़ा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल पैरेलल इनइक्वालिटी। ये कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन कैसे पूछा था आपको मैं बता दूं। वाइन्स डिस्प्लेसमेंट रूल में आपने पढ़ा है क्या, कि वाइन्स डिस्प्लेसमेंट रूल में आपने क्या पढ़ा है कि जो लैम्डा मैक्स इंटू टी है, लैम्डा मैक्स इंटू टी ये क्या होता है, कांस्टेंट हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो लैम्डा मैक्स इंटू टी कांस्टेंट होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्या कि जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किस चीज के है, टेम्परेचर के। अब ध्यान देखना कि जब लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो हमको अगर कहीं T1/T2 लिखना है तो ये प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे, λ1/λ2, या फिर लिखेंगे प्रोपोर्शनल λ2/λ1। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये कहानी लिखेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कहानी हो जाएगी। T1 तो λ1, T2 तो λ2। हमको ये लिखना नहीं है, लिखना है क्या, λ2/λ1। T1 λ1 इनवर्सली, T2 λ2 क्या, इनवर्सली। ये चीज अब इसी कहानी पर आपसे पूछ दिया था क्या, आपसे पूछ दिया था क्या कि दो बॉडीज है, दो बॉडीज है मान लो, एक बॉडी ये और एक बॉडी ये।
इस दोनों का इसका टेम्परेचर क्या दिया T1, इसका टेम्परेचर कितना क्या दिया T2। क्या दिया क्या कि ये T1 टेम्परेचर वाला का जो λ1 है, ये λ1 मान लो कि 530 नैनोमीटर का है, और इस λ2 से जो रेडिएशन निकल रहा है, इस λ2 से जो रेडिएशन निकल रहा है, ये रेडिएशन निकल रहा है मान लो कितना 370 नैनोमीटर या कुछ भी डाटा हो। बात समझ में आ रहा है। अब कह दिया क्या कि बताओ कि T1/T2 का रेशियो क्या होगा। दोनों के टेम्परेचर हमको पता नहीं है। कह दिया क्या कि इस दोनों बॉडी के टेम्परेचर का रेशियो कितना होगा। तो भाई वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पे चलेंगे। वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहा था? वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अपने को कहा था क्या कि जो आपका वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ये वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहा कि जो लैम्डा है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ठीक है। इसका मतलब कि अगर हमको T1/T2 लिखना है वो इक्विवेलेंट होगा किसके, λ2/λ1 के। λ2 का वैल्यू पता है, λ1 का वैल्यू भी पता है, काट कोट के सॉल्व कर लेंगे, काम हो जाए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ये भी कभी जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ रहा है। इससे पिछला वाला भी क्वेश्चन कहाँ पूछा हुआ है, जेई में पूछा हुआ है। बताओ ये चीज पिछले दिन मैंने डिस्कस किया था कि नहीं किया था। तो अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपसे सवाल बनेगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी चर्चा आपको कर देता हूँ। क्या इंट्रोडक्टरी चर्चा कर देता हूँ किस पर, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पे। ठीक ना, बहुत छोटा सा लॉ है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है कि कह रहा है क्या कि जो इंटेंसिटी होती है किसी भी वेव की, कि जो इंटेंसिटी निकल रही है ये इंटेंसिटी टेम्परेचर के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब T का पावर 4 है, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है कि जो इंटेंसिटी आई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, T का पावर 4 के। और इंटेंसिटी के बराबर में अभी हम लोग ने क्या पढ़ा है कि Q अपॉन किसके बराबर में होता है, AT के बराबर में। इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, T का पावर 4। T टेम्परेचर है, यहाँ वाला T क्या है, टाइम। यहाँ से देखो कि अगर Q अपॉन AT को हम लोग हटाते हैं और इस प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है क्या, सिग्मा। और सिग्मा टाइम्स T का पावर क्या 4, ये सिग्मा क्या है भाई, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है। और इसी को जो है, इसी स्टेटमेंट को बोला जाता है क्या, इसी स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन। बात समझ में आ रहा है। अब जरा सा ध्यान से देखिए इसके साथ खेल क्या हो जाए। अगर हम A को इधर भेज दें तो Q/T इक्वल टू सिग्मा AT का पावर कितना हो जाएगा 4। और देखो ये Q क्या है यहाँ पर, हीट, और हीट क्या होती है, एनर्जी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। याद करिए वर्क एनर्जी पावर में आपको एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन क्या बोला था, टाइम टेकन क्या बोला था, पावर का डेफिनेशन है कि नहीं। पावर के बारे में क्या पढ़े, इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम को इसको एक शब्द में पावर भी लिख सकते हैं कि नहीं। और पावर इक्वल टू क्या लिखेंगे, सिग्मा AT का पावर। ये सिग्मा का वैल्यू भी जो है संयोग से वो 0 से 1 के बीच में ही होता है। कैसे, एब्जॉर्प्टिव पावर के, एब्जॉर्प्टिव पावर के जैसा। अब क्या दिया क्या कि किसी भी गिवन बॉडी के लिए तो सिग्मा है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का वैल्यू है 0.8। तो बताइए कि इससे जो रेडिएशन निकल रहा है उसका पावर कितना है। तो हमको पता होगा क्या, उस बॉडी का टेम्परेचर पता हो, उस बॉडी का सरफेस एरिया पता हो और सिग्मा पता हो, तो उस बॉडी से जो रेडिएशन निकल रहा है उसका पावर हम लोग निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरी बात क्या कहा कि जो इंटेंसिटी है इस कर्व का, तुम देखो कि अगर इस कर्व का हम लोग बात करें तो ये कर्व अपने द्वारा कुछ ना कुछ एरिया बाउंडेड कर रहा है, कुछ ना कुछ एरिया बाउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये एरिया जो है तो ये गिवन होती है किसके बराबर में, इंटेंसिटी के बराबर में, कि जिसका एरिया जितना अधिक होगा क्या इंटेंसिटी भी उतना ही अधिक हो। आप सोचिए ऐसे कि मान लीजिए कि युद्ध लड़ा जा रहा है और युद्ध लड़ते समय
अलग अलग लोग हैं। बात समझ में आ रहा है? युद्ध लड़ते समय जो है सो अलग अलग लोग हैं और